छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्रम में हम जो है छिंदक नागवंश पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और छिंदक नागवंश में हमने देखा कि कैसे उसके अंतिम राजा हरिश्चंद्र देव को अन्नमदेव पराजित कर देता है और बस्तर से छिंदक नागवंश को समाप्त करके एक नए वंश जिसका नाम क्या था, काकतीय वंश, इसकी शुरुआत करता है। इसलिए आज हमारा टॉपिक क्या होगा, काकतीय वंश, बस्तर का काकतीय वंश। ठीक है, बस्तर का काकतीय वंश। जो काकतीय वंश था ये बस्तर का नहीं था, ये वारंगल जो वर्तमान का तेलंगाना वाला क्षेत्र है उसको वारंगल कहा जाता था, वहीं पर ये काकतीय वंश या चालुक्य वंश जो है शासन करता था। जब वहां का राजा प्रताप रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव, तभी दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी और इसका सेनापति था मलिक काफूर। इसने 1309 ईस्वी में जो है मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, परंतु उसने लड़ाई ना करके, युद्ध ना करके अपने सोने का मूर्ति बनाकर सोने के जंजीर कर कोहिनूर के साथ मलिक काफूर के सामने पेश हो गया, जिसके कारण मलिक काफूर ने उसको क्षमा कर दिया। बाद में जब दिल्ली का शासक गयासुद्दीन तुगलक हुआ तो उसने 1321 में जो है वापस उस वारंगल क्षेत्र पे क्या किया, आक्रमण किया, जिससे पूरा जो काकतीय वंश है वो कमजोर हो गया। और इसी कमजोरी के कारण जो प्रताप रुद्रदेव का भाई था अन्नमदेव, ये वारंगल क्षेत्र को छोड़कर बस्तर क्षेत्र की ओर आया और बस्तर में उस समय जो छिंदक नागवंशी राजा था हरिश्चंद्र देव, उसको पराजित करके बस्तर में किसकी स्थापना किया, काकतीय वंश की स्थापना की। क्लियर है? तो हमारा जो काकतीय वंश है इसका संस्थापक कौन हो गया, अन्नमदेव, अन्नमदेव। ठीक है, और इस अन्नमदेव ने 1324 से लेकर 1369 ईस्वी तक शासन किया। 1324 से लेकर 1369 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। और यही जो है काकतीय वंश का क्या हुआ, संस्थापक हुआ। काकतीय वंश का संस्थापक, तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन है बोलेगा, अन्नमदेव है। और इसने काकतीय वंश की स्थापना कर मंदोता को अपनी राजधानी बनाया, मंदोता को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। तो काकतीय वंश की शुरुआती राजधानी क्या थी, मंदोता। काकतीय वंश की शुरुआती राजधानी क्या थी, मंदोता। इसने चंदेल राजकुमारी सोनकुंवर से विवाह किया, चंदेल राजकुमारी सोनकुंवर से विवाह किया। तो सोनकुंवर से विवाह किया है ना, सोनकुंवर से इसने क्या किया, विवाह किया। इसीलिए ठीक है, चंदेल राजकुमारी सोनकुंवर से क्या किया, विवाह किया। और ये किस वंश से था, काकतीय वंश, जिसको चालुक्य वंश कहा जाता है। इसीलिए हल्बी गीतों में, वहां के बस्तर के गीतों में इनको चालकी वंश राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालकी वंश राजा। इनको लोकगीतों में चालकी वंश राजा कहा जाता है। ठीक है, और यही वो राजा है अन्नमदेव जिसने संकरी डगनी नदी के किनारे पर ग्राम तराला में दंतेश्वरी मंदिर का क्या किया है, निर्माण किया। ठीक है, तो जो काकतीय वंश का संस्थापक है अन्नमदेव, उसने इतने सारे काम किए हैं। सबसे पहले क्या किया इसने कि इसने बस्तर क्षेत्र में क्या किया, काकतीय वंश की स्थापना किया। राजधानी किसको बनाया, मंदोता को बनाया। इसने चंदेल राजकुमारी सोनकुंवर से क्या किया, विवाह किया। और इसको वहां के लोकगीतों में, बस्तर के लोकगीतों में चालकी वंश राजा कहा जाता है। और इसी ने ही ग्राम तराला में संकरी डगनी नदी के किनारे पर दंतेश्वरी मंदिर का क्या किया, निर्माण किया। क्लियर है? इस अन्नमदेव के बाद 1369 में जो है इस बस्तर के काकतीय वंश का राजा हुआ हमीरदेव। हमीरदेव, ठीक है, हमीरदेव ने 1369 ईस्वी से लेकर 1369 ईस्वी में ये राजा बना है ना, और 1369 ईस्वी से लेकर 1410 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। लेकिन इसका कुछ विशेष वर्णन बस्तर के इतिहास में नहीं मिलता। इसका उल्लेख मिलता है उड़ीसा के इतिहास में, उड़ीसा के इतिहास में। तो उड़ीसा के इतिहास में किस काकतीय वंश के राजा का वर्णन है बोलेगा, तो वो कौन था राजा, हमीरदेव। हमीरदेव के बाद 1410 से लेकर 1468 तक शासन करने वाला था भैरवदेव। भैरव कौन था, भैरवदेव। ये 1410 से लेकर 1468 ईस्वी तक की छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में क्या किया, शासन किया। ठीक है, इसका भी कोई विशेष कार्य नहीं रहा। लेकिन इसकी जो रानी थी जिसको मेघावती कहा जाता था, मेघावती, मेघावती जिसका ओरिजिनल नाम था मेघाई अर केचरी,
मेघाई अर्केचली, ये शिकार और आखेट करने में निपुण थी मेघाई अर्केचली, और इसी के नाम से बस्तर में आज भी प्रचलित है कौन सी साड़ी? मेघी साड़ी। क्लियर है? तो मेघी साड़ी जो है आज भी बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, जो किसके नाम से प्रसिद्ध है? भैरवदेव की पत्नी मेघावती के नाम से प्रचलित है। इसने 1410 से लेकर 1468 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इस भैरवदेव के बाद इस बस्तर क्षेत्र के काकती वंश का राजा हुआ पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव, ठीक है, पुरुषोत्तम देव राजा बन गया, है ना। इसके बाद भैरवदेव के बाद, और इस पुरुषोत्तम देव ने 1468 से लेकर 1534 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। 1468 से लेकर 1534 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। तो अब बस्तर का राजा कौन बन गया? काकती वंश का पुरुषोत्तम देव, जिसने 1468 से लेकर 1534 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। ये राजा था, पुरुषोत्तम देव क्या था? राजा था। लेकिन जगन्नाथ भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि ये भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए राजा होते हुए भी कैसे हुए गया? लौटते हुए गया। जैसे देखे होंगे आप नवरात्रि में जो है कई भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिरों में कैसे जाते हैं? गुलांडी मारते हुए जाते हैं, लौटते हुए जाते हैं। तो वैसे ही ये बस्तर का राजा था पुरुषोत्तम देव, लेकिन ये भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए कैसे गया? लौटते हुए गया, गुलांडी मारते हुए गया। इसीलिए इस जब उड़ीसा पहुंचा, ये भगवान जगन्नाथ कहाँ है? उड़ीसा में। तो जब ये गुलांडी मारते हुए भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने के लिए उड़ीसा पहुंचा, तब उड़ीसा के राजा को पता चला कि बस्तर का राजा पुरुषोत्तम देव राजा होते हुए भी गुलांडी मारते हुए कैसे कहा आया है? जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आए हैं। तब उड़ीसा के राजा जी को 16 पहियों का रथ जो है क्या दिया? उपहार में दिया। रथ जो है उपहार में दिया, साथ ही इसको रथपति की उपाधि दी। रथपति की उपाधि, ठीक है। उड़ीसा के राजा ने इस राजा पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ तथा रथपति की क्या दिया? उपाधि दिया। ये वापस आया, है ना। वापस जब बस्तर आया उसी रथ में, तो इसने पूरे बस्तर को भ्रमण किया होगा। तभी इसी के शासन काल में ही बस्तर में रथ यात्रा और गोचा पर्व का शुरुआत हुआ। रथ यात्रा और गोचा पर्व का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। और इसने अपनी राजधानी जो है मनभूता से कहां ट्रांसफर करा लिया? बस्तर। तो इसने राजधानी कहां बना लिया? बस्तर। तो इस राजा पुरुषोत्तम देव के समय ये प्रमुख घटना घटी कि इसी के समय रथ यात्रा और गोचा पर्व का प्रारंभ हुआ, और इसी ने ही बस्तर में रथ यात्रा गोचा पर्व की शुरुआत करने के साथ ही बस्तर को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। क्लियर है? तो ये था राजा पुरुषोत्तम देव। तो ध्यान रखना, काकती वंश की पहली राजधानी कौन सा था? मनभूता। और मनभूता से राजधानी बस्तर ट्रांसफर करने वाला राजा कौन था? पुरुषोत्तम देव। और इस पुरुषोत्तम देव के बाद राजा हुआ जय सिंह देव। जय सिंह देव के बाद राजा हुआ नरसिंह देव। जय सिंह देव के बाद राजा कौन हुआ? नरसिंह देव, ठीक है। पुरुषोत्तम देव के बाद राजा हुआ जय सिंह देव, जिसने 1534 से लेकर 1558 तक 1534 से लेकर 1558 ईस्वी तक शासन किया। और जो राजा नरसिंह देव था उसने 1558 से लेकर 1602 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। 1558 से लेकर 1602 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इस नरसिंह देव के बाद इस काकती वंश का राजा हुआ प्रतापराज देव। और प्रतापराज देव ने 1602 से लेकर 1625 ईस्वी तक शासन किया। 1602 से लेकर कितने तक? 1625 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया, है ना। और इस प्रतापराज देव के समय देखो, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इधर ना क्या चलता था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य चलता था, है ना। आप संचालित था, आप लोग जो है भारत के इतिहास में पढ़ेंगे जब पढ़ चुके होंगे। तो जो बहमनी साम्राज्य था वो कई 5 भागों में टूटा हुआ था। उसी बहमनी साम्राज्य का एक भाग था गोलकुंडा, और उस गोलकुंडा का राजा था कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का राजा कौन था? कुली कुतुब शाह। तो ये जो साम्राज्य थे, ये दूसरे साम्राज्यों पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। तो उसी कड़ी में जो गोलकुंडा का राजा था कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा का राजा, गोलकुंडा का शासक कौन था? कुली कुतुब शाह। कुली
कुतुब शाह। इस कुली कुतुब शाह ने जो है इस प्रताप राजदेव के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन इस कुली कुतुब शाह को जो है पराजय का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो ये कुली कुतुब शाह जो है वो क्या हुआ, पराजित हुआ, है ना। कुली कुतुब शाह जो है वो पराजित हुआ। अब देखो, अब ये पराजित हो गया तो और जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे, है ना, जैसे और जो भाग थे उसके शासक थे, वो समझ गए कि अब बस्तर क्षेत्र पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। तो बस्तर के आक्रमण करने के लिए अहमदनगर का जो शासक था, जिसका नाम था मलिक अंबर, अहमदनगर का शासक कौन था, मलिक अंबर। अहमदनगर का शासक कौन था, मलिक अंबर, ठीक है, मलिक अंबर। इसने दिमाग लगाया कि मैं अकेले अगर आक्रमण करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, हार जाऊंगा। जैसे गोलकुंडा का शासक कौन हार गया, कुली कुतुब शाह गया। तो इसने क्या किया, जो उड़ीसा क्षेत्र में जयपुर था, जयपुर के शासक से क्या कर लिया, संधि कर लिया, और दोनों ने मिलकर इस प्रताप राजदेव के ऊपर आक्रमण किया और उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि बस्तर का जो काकतीय वंश का राजा था प्रताप राजदेव, उसने गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह को पराजित किया, और अहमदनगर का शासक जिसने जयपुर के शासक के साथ संधि करके जब आक्रमण किया तो उससे क्या हो गया, पराजित हो गया। क्लियर है। इस प्रताप राजदेव के बाद इस बस्तर के काकतीय वंश का राजा हुआ जगदीश राजदेव, और राजा हुआ जगदीश राजदेव। इसके बाद हम जो है बस्तर के राजा जगदीश राजदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जगदीश राजदेव है, इस जगदीश राजदेव ने 1625 से लेकर 1639 ईस्वी तक शासन किया। जगदीश राजदेव, तो इस जगदीश राजदेव ने 1625 से लेकर 1639 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। और इस जगदीश राजदेव के समय जो है गोलकुंडा का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह। जैसे देखो, प्रताप राजदेव के समय किसने आक्रमण किया, कुली कुतुब शाह ने, वो पराजित हो गया। उसके बाद अहमदनगर के शासक ने उसको पराजित कर दिया। तो गोलकुंडा का जो अगला शासक बना, जिसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह, गोलकुंडा का शासक, क्या नाम था इसका, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसने कई बार बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया जगदीश राजदेव के ऊपर, परंतु हर बार उसको पराजय का सामना करना पड़ा। क्लियर है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि गोलकुंडा का शासक कुली कुतुब शाह ने किस काकतीय वंश के राजा के ऊपर आक्रमण किया था, प्रताप राजदेव के ऊपर आक्रमण किया था। और गोलकुंडा का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसने किस राजा के ऊपर आक्रमण किया था बस्तर का, तो कौन, जगदीश राजदेव। और इस जगदीश राजदेव के बाद राजा हुआ वीर नारायण देव। राजा कौन हुआ, वीर नारायण देव, वीर नारायण देव, ये राजा हुआ, है ना। और वीर नारायण देव के बाद राजा हुआ वीर सिंह देव, और वीर सिंह देव के बाद राजा हुआ दिकपाल देव, वीर सिंह देव और राजा हुआ दिकपाल देव, ठीक है। जो वीर नारायण देव है ये 1639 से लेकर 1654 तक शासन किया, 1639 से 1654 ईस्वी तक शासन किया। जो वीर सिंह देव है वो 1654 से लेकर 1680 तक शासन किया, 1654 से 1680 ईस्वी तक शासन किया। और जो राजा था दिकपाल देव वो 1680 से 1709 तक शासन किया, 1680 से 1709 ईस्वी तक शासन किया। और इनके शासन काल में कोई भी विशेष कार्य घटित नहीं हुआ, कोई भी प्रसिद्ध कार्य घटित नहीं हुआ। इसके बाद राजा बना राजपाल देव, और इस राजपाल देव ने 1709 से लेकर 1721 ईस्वी तक शासन किया, 1709 से 1721 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। इस दिकपाल देव को पुराणों में रक्षपाल देव के नाम से जाना जाता है। तो किस काकतीय वंश के राजा को रक्षपाल देव कहा जाता है, तो रक्षपाल देव के नाम से जाना जाता है कौन, राजा राजपाल देव को जाना जाता है, राजपाल देव कहा जाता है। और इसने प्रण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। इसने, इस राजा ने प्रण प्रताप चक्रवर्ती, है ना, प्रण प्रताप चक्रवर्ती राजा की उपाधि धारण करने वाला काकतीय वंश का राजा कौन था बोलेगा, तो राजपाल देव। इस राजपाल देव ने 2 शादी किया, चंदेल वंश की राजकुमारी चंदेलिन से, और बघेल
वंश की राजकुमारी किससे? बघेली से। ये दो राजकुमारी थी, चंदेलिन और बघेली। और चंदेलिन का जो बड़ा बेटा था, है ना, चंदेलिन का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था दलपत देव। क्या नाम था? दलपत देव। दलपत देव, इसको क्या बनना था? राजा बनना था। लेकिन इसके मामा ने क्या कर दिया? षड्यंत्र कर दिया, जिसको हम लोग चंदेल मामा के नाम से जानते हैं। और षड्यंत्र करके अपने भंजा दलपत देव को शासक ना बनाकर खुद क्या बन गया? शासक बन गया। तो इस राजपाल देव के बाद इस काकतीय वंश का जो अगला राजा हुआ वो था कौन? चंदेल मामा। कौन था? चंदेल मामा। तो चंदेल मामा जो है षड्यंत्र करके इस बस्तर का क्या बन गया? राजा बन गया। और 10 साल तक शासन किया, 1721 से लेकर 1731 ईस्वी तक। 1721 से लेकर 1731 ईस्वी तक शासन किया राजपाल देव के बाद इसने चंदेल मामा ने। चंदेल मामा के मरने के बाद जो है जो दलपत देव है, जो वास्तविक राजा बनना था, वो राजा बन गया 1731 में। तो अगला राजा कौन होगा? दलपत देव। तो दलपत देव 1731 से राजा बनेगा और ये 1774 तक राजा रहेगा। 1774 तक क्या रहेगा? राजा रहेगा। 1774 ईस्वी तक राजा रहेगा कौन? दलपत देव। इसी दलपत देव के समय जो है 1741, याद करो जब हम कलचुरी पढ़ रहे थे, रतनपुर के कलचुरी पढ़ रहे थे, उसी समय 1741 में और 1750 में, 1741 में रतनपुर कलचुरी और 1750 में रायपुर कलचुरी जो है किसके अधीन आया था? मराठाओं के अधीन आया था। तो हमको क्वेश्चन आता है कि बस्तर के किस राजा के समय रतनपुर या कलचुरी वंश जो है मराठाओं के अधीन हुआ था? तो कलचुरी मराठाओं के अधीन किसके समय हुआ था? जब बस्तर का राजा कौन था? दलपत देव। तो मराठा जब ऊपर रतनपुर और रायपुर को जीत लिए थे तो मराठाओं का सेनापति था नीलूपंत। इसने बस्तर क्षेत्र पर भी अपना सत्ता स्थापित करने के लिए बस्तर पर आक्रमण किया 1770। तो 1770 में मराठा सेनापति था नीलूपंत। मराठा सेनापति जिसका नाम क्या था? नीलूपंत। नीलूपंत इसने बस्तर पर आक्रमण किया लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। ये बस्तर के राजा को पराजित नहीं कर पाया, इसको वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि बस्तर पर आक्रमण करने वाला पहला कौन था? तो मराठा कौन था? तो पहला मराठा था नीलूपंत, जिसने बस्तर पर आक्रमण किया, परंतु उसको क्या करना पड़ा? असफलता का सामना करना पड़ा और वापस जाना पड़ा। लेकिन जो राजा था वो दलपत देव ये समझ गया कि अब मराठा बार बार आक्रमण करेंगे, इसीलिए इस राजा दलपत देव ने अपनी राजधानी बस्तर से ट्रांसफर करके कहाँ ला लिया? जगदलपुर। तो अब इसने अपनी राजधानी बस्तर से कहाँ ला लिया? जगदलपुर। तो बस्तर से राजधानी जगदलपुर बनाने वाला कौन था? राजा दलपत देव। तो इस तरह हमने देखा कि पहली राजधानी क्या थी? मंथुता, जो राजा अन्नम देव ने बनाई थी। मंथुता से बस्तर राजधानी ट्रांसफर करने वाला कौन था? पुरुषोत्तम देव। और पुरुषोत्तम देव के बाद बस्तर से जगदलपुर राजधानी ट्रांसफर करने वाला कौन था? दलपत देव। क्लियर है? इस दलपत देव के दो बेटे थे, एक का नाम था दरिया देव और एक का नाम था अजमेर सिंह। दरिया देव और एक का नाम था अजमेर सिंह। ठीक, दरिया देव और अजमेर सिंह। जो दरिया देव था वो बड़ा था, दरिया देव था वो बड़ा था, अजमेर सिंह जो है छोटा था। सेम बाहुबली वाला किस्सा, जैसे बाहुबली मूवी में होता है ना कि बड़ा कौन था? भल्लाल देव, और जो जनता का हितैषी था वो कौन था? बाहुबली। वैसे यहाँ पर भी बड़ा भाई जो है दरिया देव, जो राजा के बनना था, लेकिन प्रजा किसको चाहती थी? अजमेर सिंह को चाहती थी, और अजमेर सिंह को क्या बनना था? राजा बनाना चाहती थी। और जो बस्तर था वो बस्तर के जनता के लिए सुना, बस्तर की जनता का सुना, और बस्तर के जनता के चाहने वाले अजमेर सिंह को दलपत देव के बाद क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। तो चिढ़ लग गया किसको? दरिया देव को। ठीक है, तो यहाँ पर दलपत देव के बाद बड़ा भाई दरिया देव राजा न बनकर छोटा भाई अजमेर सिंह क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। लेकिन दरिया देव ये बात सहन नहीं कर पाता और इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगता है। तो इसने क्या षड्यंत्र किया? अजमेर सिंह के राजा बनने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये जानेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है और हमारा जो क्लास है वो बहुत लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।